नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके के पीवाईक्यू, जिसमें आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में अभी पीईटी का नोटिफिकेशन आया है वो, या किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल प्रश्न है ये पहला आपका, जीएसटी फुल फॉर्म। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सभी को पता है, वस्तु एवं सेवा कर। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक कॉमन टैक्स लाया गया भारत के अंदर, और इसके लिए 101 नंबर का संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। कौन सा? 101 नंबर का संशोधन किया गया। कब? 2016 में। ठीक। और इंडिया में जो जीएसटी है वो लागू कब किया गया? तो जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 से। ठीक है, ध्यान रखना है, जुलाई 2017। अब ये जो जीएसटी है, इंडिया में जीएसटी कलेक्ट करने का काम किसका है? जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है। अब ये जो जीएसटी है, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जिस पे ये इंपोज किया जाता है वो व्यक्ति इस जीएसटी को पे नहीं करता है। पे कौन करता है? अल्टीमेटली जो उन प्रोडक्ट को फाइनली यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप पैकेट वाला दूध लेकर आइए, पनीर लेकर आइए, तो उस पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तब आपसे प्राइस ली जाती है। समझ रहे? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि अगर मुझ पे जीएसटी लग रहा है तो मैं पे नहीं करूंगा, दूसरा करेगा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जो जिस पर इंपोज किए जाएं वही पे करेगा, जैसे कि इनकम टैक्स। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। विच बॉडी पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है बजट से ठीक पहले, बजट से ठीक पहले हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले आता है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है कि जो साल बीत गया उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, परफॉर्मेंस कैसी थी, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, हमारा घाटा कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। समझ रहे? ये सारी चीजों का एक रिपोर्ट होती है, जो कि बहुत अहम रिपोर्ट है, क्योंकि जब हमें सही चीजें पता लगती हैं तो हम आगे जो पॉलिसीज बनाते हैं तो उन पॉलिसीज में इन सभी डेटा का ध्यान रख के ही हम नई पॉलिसीज बनाते हैं। तो नई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पीछे का डेटा हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक सही कदम उठा पाते हैं। तो ये बात है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? क्या नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई या सेबी? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन है वित्त मंत्री अभी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट डज रेपो रेट मीन्स? रेपो रेट का मतलब क्या है? तो ये टर्म कहां से आई है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की एक बैंक है आरबीआई, और ये है क्या? ये सेंट्रल बैंक है इंडिया की। इंडिया की ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। उसी प्रकार इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसीज चलाती है, उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, मौद्रिक नीति। अब इस मौद्रिक नीति को बनाता कौन है?
तो इस मौद्रिक नीति को बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी। एमपीसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है, मीटिंग, इसकी जो मीटिंग है वो हर 3 महीने में होती है, हर 3 महीने में होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक में कोई भी बैंक आ जाएगी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ कोई भी, तो जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, कर्ज, और फिर कमर्शियल बैंक ब्याज देते हैं उस लोन पर, तो ब्याज कितना देंगे? तो वही रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। कम समय अवधि के लिए जो लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, और ये लोन आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक टर्म होती, एक और टूल होता है इसमें जिसे हम बैंक रेट बोलते हैं। अब बैंक रेट भी वही होता है जहां पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, लेकिन ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लोन अधिक समय अवधि के लिए होता है, जबकि रेपो रेट के माध्यम से जो लोन मिलता है वो कम समय के लिए होता है। बस इतना सा अंतर है। ठीक, आगे, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग? आपको पता है 1950 के बाद 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग बनाया जाता है। क्या बनता है? योजना आयोग बनाया जाता है। अब योजना आयोग, फिर इस योजना आयोग को अगस्त 2014 में खत्म कर दिया जाता है। फिर इस योजना आयोग की जगह एक नई बॉडी आती है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को बनता है। तो वही पूछा है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग? प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग कब आया? तो वो 2015 में आया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखेंगे। What is the minimum age for enrollment in the प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना? ये योजना का नाम है, और इसका लाभ उठाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भैया 18 साल से ऊपर अगर आप हैं, 18 साल से ऊपर अगर आप हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, विच इंडेक्स मेजर्स इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल इन इंडिया? अब देखो, जब हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं इसको? मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जब मुद्रास्फीति पढ़ते हैं तो ये मुद्रास्फीति जो मेजर की जाती है, एक तो होता है सीपीआई और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई, तो सीपीआई मतलब जब रिटेल प्राइस पर हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, रिटेल मतलब खुदरा, तो रिटेल प्राइस पर जो मेजर करते हैं हम उसे बोलते हैं सीपीआई, और होलसेल प्राइस पे जो हम करते हैं होलसेल प्राइस, इसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। तो रिटेल प्राइस पूछा है आपसे, रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, याद रखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो जो खर्चा हुआ है सरकार का एक साल में, और जो रेवेन्यू आया है यानी कि आय हुई है, उसका जो अंतर है
उसे ही बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब राजकोषीय और डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा। तो एक साल में आवक और जावक, तो उसमें जो अंतर दिखा वही हो गया फिस्कल डेफिसिट। इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी एम्बुलेंसेज एंड स्कूल बसेस टू नेपाल। भारत ने नेपाल को कितनी बस और एम्बुलेंस डोनेट की है? तो देखो ये करंट का सवाल है। 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस। 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस ये डोनेट की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे, What initiative did the Election Commission of India launch to facilitate voting for the elderly and persons with disabilities? भारत का जो चुनाव आयोग है उसने कौन सी सुविधा दी है किसको? जो बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मतदान सुविधा पूर्वक वो कर सकें। तो वो है ECI 8 डोर स्टेप। ये एक ऐप है ECI 8 डोर स्टेप। ये इनिशिएटिव है जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं घर से। Which Indian pharmaceutical company received approval to export a health drink to USA? निम्नलिखित में से वो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे ये परमिशन मिली है, अप्रूवल मिला है कि वो यूएसए को ये ड्रिंक जो है एक्सपोर्ट कर सकती है, निर्यात कर सकती है? तो वो कौन सी है? जीडस वेलनेस। कौन सी? जीडस वेलनेस। ये कंपनी है जो कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए। Who was appointed as the new managing director of the National Housing Bank? नेशनल हाउसिंग बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ विच इंटरनेशनल मैगजीन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो कौन सी अंतरराष्ट्रीय मैगजीन पर आया है? बताओ भाई। तो वो है न्यूज वीक। कौन सी? न्यूज वीक नाम की एक मैगजीन है। इस मैगजीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो आया है। क्लियर? याद रखेंगे। चलो अब देखो, हु इज कंसिडर्ड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कस्टोडियन किसे कहा जाता है, यानी कि रक्षा करने वाला? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे बोला जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका में सबसे टॉप पर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी? आज ही पढ़ाया था क्लास में, ऑफलाइन में ये टॉपिक। तो भारतीय संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, बैन करता है? तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर देता है। फंडामेंटल राइट्स का ये सवाल है। पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे लेकिन अभी 6 हैं। एक कौन सा हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट था तो वो आर्टिकल 31 में था, लेकिन फिर इसे 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में से अलग करके एक नई जगह पहुंचा दिया आर्टिकल 300A में। और वहां 300A में ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है लीगल राइट। ठीक। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भैया 35 साल होनी चाहिए, चाहे आपको राष्ट्रपति बनना है भारत में या उपराष्ट्रपति बनना है भारत में या किसी राज्य का राज्यपाल बनना है। तो ये तीनों के लिए उम्र एक ही है, 35। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। राज्यपाल को ओथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव कौन सी बॉडी करवाती है? तो इलेक्शन कमीशन करवाता है। बताइए हमें।
तो देखो यहां देखो, एक होता है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग, हर राज्य का अपना अलग राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब भारत का निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव करवाता है, तो ये राज्यसभा के करवाएगा चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी यही करवाता है देश में, विधानसभा जो राज्य के अंदर विधानसभा होती हैं उनके चुनाव भी यही करवाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाएगा, ठीक है। अब बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाएगा, तो ये स्थानीय चुनाव करवाता है, स्थानीय चुनाव यानी कि पंचायत, गांव में और शहर में, जैसे कि नगर निगम, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी जिनको अलग अलग काम सौंपा गया था, हर कमेटी का कोई ना कोई अध्यक्ष था। तो वैसे ही एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड फ्रॉम, तो ये हमने बात की थी, ये USSR से लिया गया है, अच्छे से पता है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी 6 हैं, कितने हैं 6, लेकिन शुरुआत में कितने थे 7। कौन सा हटा दिया, संपत्ति वाला, संपत्ति वाला हटा दिया, इसके लिए 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, और फिर इसको नई जगह पहुंचा दिया 300A में। अब ये लीगल राइट है, लीगल राइट है, ठीक है। पहले 7 थे लेकिन अभी का पूछा है तो अभी 6 है। आगे, इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, भारत की संसद किस किस से मिलकर बनी है, तो ये भी हमें पता है अच्छे से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 ये हमें बताता है कि जो भारत की संसद है, भारत की जो संसद है वो 3 से मिलकर बनी होगी, एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये तो हमने बात कर ही ली थी, 10वीं। पंचायती राज इन इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है, ध्यान रखेंगे, आसान सवाल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर की गई थी, इंडस वैली साइट 1920 में, और वो है हड़प्पा, ठीक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन 321 BCE, तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आपसे सवाल ये है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, जल्दी से बताओ। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी है मौर्य साम्राज्य में। इन्हीं को हम चाणक्य बोलते हैं और इन्हीं को हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, कोई भी नाम ले लो, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो सबको पता है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में,
ठीक है, जो 5 डायनेस्टी थी। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी, ये कब लड़ी गई? तो 1757 हमें अच्छे से याद है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। आपके लिए सवाल है, अभी ये प्लासी है कहाँ? अभी प्लासी कहाँ है? कमेंट करके बताना है आपको। Who introduced permanent settlement in बंगाल in 1793? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने की थी बंगाल में? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने ही लागू की थी। गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में किया था, और यहीं पर शुरू होती है दांडी मार्च। दांडी मार्च साबरमती से शुरू, आश्रम से शुरू होके ये कहाँ तक जाती है? दांडी नामक गांव तक जाती है। वहां जाके मुट्ठी में नमक लेके नमक कानून तोड़ने का काम करते हैं गांधी जी। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में भी रहे थे, पता है आपको, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन जब वापस चला गया तो उसके बाद कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया? तो अब आया क्विट इंडिया मूवमेंट, सीधा भारत छोड़ो। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में होती है, और A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। आपसे सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बता दो कमेंट करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चन। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।